बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, ज़ैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है दोस्तों कि दास्तान में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का इस्तेमाल कसरत से मिलता है। बी में है, दास्तान का मकसद अपने क़ारी को फ़रहत व इनबसात का सामान फ़राहम करना होता है। और सी में है, कहानी के मुख्तसर और एक नशिस्त में लिखी जाने वाली सिन्फ़ को दास्तान कहा जाता है। और डी में है, कहानी की तवील और पेचीदा सिन्फ़ को दास्तान कहते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बता दीजिएगा। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ए बी डी और ई। सी को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। दास्तान में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर का इस्तेमाल कसरत से मिलता है। और कहानी दास्तान का मकसद अपने क़ारी को फ़रहत व इनबसात का सामान फ़राहम करना होता है। और कहानी के मुख्तसर और एक नशिस्त में लिखी जाने वाली सिन को दास्तान नहीं कहा जाता बल्कि अफ़साना कहा जाता है। तो इस एतबार से यहाँ से गलत हो जाएगा। और कहानी के तवील और पेचीदा सिन को दास्तान कहते हैं। और गालिब ने दास्तान को दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न करार दिया है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब ने दास्तान को दिल बहलाने के लिए अच्छा फ़न करार दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा है, ज़ैल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानज़द कीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप जो है यूनिट 5 यानी उर्दू दास्तान का आप यूनिट का जो है मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं। आप जो है दोस्तों यूनिट 5 का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह यूनिट 5 में उर्दू दास्तान और ड्रामा है, तो पहले हम दास्तान को कवर करेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ड्रामा को कवर करेंगे। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर दूसरा है, ज़ैल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानज़द कीजिए। पहला बयान है, उर्दू का पहला दास्तान गो मुल्ला वजही को और उनकी तसनीफ़ सबरस को पहली दास्तान करार दी गई है। दूसरा है, शुमाली हिंद की पहली दास्तान रजब अली बेग सुरूर की फ़साने अजायब है। और सी में है दोस्तों, शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की तसनीफ़ क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर है। और डी में है, शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान फ़साने अजायब है। और ई में है, दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा 19वीं सदी की सबसे अहम दास्तान है। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों चौथा, ए सी डी। उर्दू का पहला दास्तान गो मुल्ला वजही और इनकी तसनीफ़ सबरस को पहली दास्तान करार दी जाती है। 1635 ईस्वी में मुल्ला वजही ने जो है इस दास्तान को लिखा था, सबरस को। और दोस्तों, शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की ईसवी खान की तसनीफ़ क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर। दोस्तों, शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की तसनीफ़ क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर, ईसवी खान ने इसे 1770 ईस्वी में तहरीर किया था। ईसवी खान ने क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर को 1770 ईस्वी में तहरीर किया था। यह शुमाली हिंद की पहली दास्तान है। शुमाली हिंद की पहली दास्तान तस्लीम की जाती है क़िस्सा महर अफरोज़ दिलबर, जिसे ईसवी खान ने तहरीर किया है 1770 ईस्वी में। और यहाँ दिया गया दोस्तों बी में कि शुमाली हिंद की पहली दास्तान रजब अली बेग सुरूर की फ़साने अजायब, तो इस एतबार से यहाँ गलत हो जाएगा, बल्कि इसकी तस्हीह यहाँ सी में कर दी गई है। और डी में है, शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान फ़साने अजायब, तो ये दुरुस्त है। शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान जो है रजब अली बेग सुरूर की फ़साने अजायब को करार दिया जाता है। रजब अली बेग सुरूर ने फ़साने अजायब को 1824 ईस्वी में तहरीर किया था। और ये दास्तान पहली बार 1843 ईस्वी में शाये हुई है और दूसरी बार 1847 ईस्वी में शाये हुई है। दोस्तों, 1847 ईस्वी में शाये हुई है। और ई में है दोस्तों कि दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा 19वीं सदी की अहम दास्तान है, तो नहीं, जो है दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा जो है दोस्तों
वो 19वीं नहीं बल्कि 18वीं सदी की है। 18वीं सदी की दास्तान है। उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना करार दिया जाता है दोस्तों दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा को। आता ख़ान हुसैन तहसीन का ये दास्तान है, दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा, ज़रूर याद रखिएगा। आता हुसैन ख़ान तहसीन की ये दास्तान है, दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा। और इसे जो है आता हुसैन ख़ान तहसीन ने दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा को कब लिखा था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में जो है इसे तहरीर किया था। तो अगर सदी देखना होता है तो 1700 है, तो हम यहाँ एक प्लस कर देते हैं तो ये हमारा 18वीं सदी हो जाता है। सदी में जो है एक प्लस किया जाता है तभी सदी बनता है। तो यहाँ 1775 है तो 1800 हो जाएगा। 18वीं सदी में जो है ईस्वी जो है आता हुसैन ख़ान तहसीन ने नौ तर्ज़ मुरस्सा लिखा था। तो इस एतबार से यहाँ ई गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन ACD हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू की पहली दास्तान तो सबरस है और शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की तहसीन क़िस्सा मेहर अफरोज़ दिलबर है। और उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना नौ तर्ज़ मुरस्सा है। उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना जो है नौ तर्ज़ मुरस्सा करार दिया जाता है दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की तहसीब और उर्दू में शुमाली हिंद का पहला अदबी नमूना नौ तर्ज़ मुरस्सा है। और शुमाली हिंद की पहली दास्तान जो है रजब अली बेग सुरूरी की फसाने अजायब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में दाखिल नसाब दास्तानों के नाम और उनके सन तसनीफ़ दर्ज हैं। दास्तान के एतबार से सन तसनीफ़ जोड़िए। जी दोस्तों, तो सबरस को मुल्ला वजही साहब ने 1635 ईस्वी में तहरीर किया था। फसाने अजायब को रजब अली बेग सुरूरी ने 1824 में तहरीर किया था। और करबल कथा को जो है दोस्तों, करबल कथा को फजली ने 1732-33 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। बागो बहार को मीर अमन साहब ने 1802 ईस्वी में तहरीर किया था। रानी केतकी की कहानी को इंशाउल्लाह ख़ान इंशा ने 1803 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। और बोस्तान ख़याल को और मीर मोहम्मद तकी ख़याल ने 1757-58 में तहरीर किया था। तो इस एतबार से दोस्तों सवाल नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ैल की कौन सी दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी, जोड़िए। जी दोस्तों, तो करबल कथा नवाब करबल कथा जो है दोस्तों, करबल कथा नवाब शर्फ अली की फरमाइश पर लिखी गई है। और सबरस को जो है सबरस जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी जो है दोस्तों वह हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई है, हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर। और फसाने अजायब को दोस्तों, फसाने अजायब को एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड। जी दोस्तों, करबल कथा को जो है नवाब शर्फ अली ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई है। फजली ने नवाब शर्फ अली ख़ान की फरमाइश पर लिखा था। और सबरस को मुल्ला वजी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखा। और रानी केतकी की कहानी को दोस्तों नवाब साहबजादा हुसैन की फरमाइश पर जो है लिखा था। इंशाउल्लाह ख़ान इंशा ने जो है रानी केतकी की कहानी को नवाब साहबजादा हुसैन की फरमाइश पर लिखा था। और फसाने अजायब को हकीम असद अली की फरमाइश पर रजब अली बेग सुरूरी ने लिखा था। और बागो बहार को जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अमन ने तहरीर किया था। तो इस एतबार से हमारा पहला दुरुस्त हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 है दोस्तों, ज़ैल की कौन सी दास्तान पहली बार कब शाये हुई, जोड़िए। बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं दोस्तों और आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि हर सवाल का जवाब आप खुद ही दें। जी, तो सवाल नंबर 5 का सही जवाब बता दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, तो करबल कथा पहली बार जो है 1961 ईस्वी में शाये हुई है। और सबरस जो है दोस्तों, सबरस वो पहली बार 1932 ईस्वी में शाये हुई है। मैं नहीं बताऊंगा किसने शाये किया है
क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे सवालात आएंगे जी। तो रानी केतकी की कहानी जो है, रानी केतकी की कहानी को 1933 ईस्वी में शाये किया गया है। और बागो बहार जो है दोस्तों, बागो बहार ये 1804 ईस्वी में शाये हुई और फसाना अजायब 1803 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों हमारा चौथा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। झेल में चंद बयानात दिए गए हैं, तो उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। पहला बयान है सबरस उर्दू की पहली तजरीदी दास्तान है। और बी में सबरस में तसव्वुफ़ के मसाइल को समझाने की कोशिश की गई है। और सी में सबरस का उसलूब सादा, सलीस और गैर मुसज्जा व गैर मुक़फ़्फ़ा है। डी में है सबरस उर्दू की पहली तमसीली दास्तान है। और ई में है सबरस का उसलूब रंगीन, मुरस्सा, मुसज्जा और मुक़फ़्फ़ा है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, पहला इस सवाल का सही जवाब होगा बी, डी और ई। सबरस में तसव्वुफ़ के मसाइल को समझाने की कोशिश की गई है। सबरस उर्दू की पहली तजरीदी दास्तान नहीं है, बल्कि इसकी तस्सीह यहाँ की गई है। डी में सबरस उर्दू की पहली तमसीली दास्तान है। और सी में दिया गया दोस्तों सबरस का उसलूब सादा, सलीस और गैर मुसज्जा व गैर मुक़फ़्फ़ा है, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि सबरस का उसलूब रंगीन, मुरस्सा, मुसज्जा और मुक़फ़्फ़ा के हैं। सी की तस्सीह ई में कर दी गई है, तो इस एतबार से हमारा सी और ए गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, बी, डी, ई हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। सवाल नंबर 7 है झेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। पहला बयान है सबरस को दरियाफ्त करके सबसे पहले रशीद हसन खान ने 1932 ईस्वी में शाये किया था। दूसरा है मौलवी अब्दुल हक ने सबरस का माखज़ इब्ने सबक फताही की दस्तूरे इश्क को करार दिया है। और सी में है सबरस को दरियाफ्त करके सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने 1932 ईस्वी में शाये किया था। और डी में है मौलवी अब्दुल हक ने सबरस का माखज़ दस्तूरे उश्शाक के नसरी खुलासा हुस्न दिल को करार दिया है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, सी और डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबरस को दरियाफ्त करके सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने 1932 ईस्वी में शाये किया था, रशीद हसन खान ने नहीं किया था, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। मौलवी अब्दुल हक ने सबरस का माखज़ दस्तूर उश्शाक के नसरी खुलासा हुस्न दिल को करार दिया है, तो इस एतबार से यहाँ बी भी गलत हो जाएगा। सी, डी हमारा राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। झेल में चंद किरदारों के नाम और उनके वतन या उनके रहने के मकामात दिए गए हैं, जोड़िए। जी दोस्तों, तो अक्ल जो है वो अक्ल सिस्तान का रहने वाला होता है। दिल ये तन का हिक्मरां होता है। नामोस ये जुहद पहाड़ पर रहता है। और ज़र्क़ यानी रिज़्क़ जो है वो रिज़्क़ जो है दोस्तों, एक सेकंड कुछ गलत हो रहा है जी। अक्ल जो है दोस्तों, अक्ल जी दोस्तों, अक्ल जो है अक्ल वो सिस्तान का रहने वाला होता है। दिल जो है ये तन का हिक्मरां है। नामूस जो है, नामूस ये आफ़ियत शहर कराने वाला था। और ज़र्क़ जो है ये जुहद पहाड़ पर रहता है, तो इस एतबार से हमारा चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। अगर मैं जो भी सवालात कराता हूँ आपको, अगर उसमें कोई डाउट आपको लगे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं डायरेक्ट इस नंबर पे 7739989221 पे आप डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर आपको किसी सवाल पर डाउट लगे तो आप बराए मेहरबानी जो है आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से कौन कहाँ रहता है या कौन सी जगह किसकी मलकियत है, पहचान कर जोड़िए।
जी दोस्तों, तो इश्क जो है वो मशरिक़ का रहने वाला है। हुस्न जो है ये शहर दीदार का रहने वाला है। और रक़ीब जो है, रक़ीब ये संसार का निगरां होता है। हिम्मत कौन है दोस्तों? तो हिम्मत ये हिदायत का रहने वाला होता है। और हुस्न की हमज़ाद व कोहे क़ाफ़ में रहती है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला। अगला सवाल देखिएगा, झेल में चंद किरदारों और उनके रिश्ते दर्ज हैं, उन्हें पहचान कर जोड़िए। जी दोस्तों, तो अक्ल और दिल जो है, अक्ल और दिल का आपस में रिश्ता बाप और बेटे का है। अक्ल बाप है और दिल बेटा है। हिम्मत और क़ामत में जो है भाई भाई का रिश्ता होता है। हुस्न और जुल्फ़ का आपस में सहेलियाँ होती हैं। हुस्न और जुल्फ़ आपस में सहेलियाँ होती हैं। इश्क और हुस्न, इश्क जो है बाप है और हुस्न बेटी होती है। ख़याल और हुस्न का आपस में रिश्ता ग़ुलाम और मलिका का है। तो इस एतबार से दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा चौथा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। झेल में किसका किससे क्या रिश्ता है, समझकर जोड़िए। ये सभी जो हैं दोस्तों सबरस के किरदार हैं। जी दोस्तों, तो गमज़ा और नज़र जो है, गमज़ा और नज़र जो है वो आपस में भाई भाई होते हैं। मेहर और वफ़ा का रिश्ता जो है बाप और बेटी का होता है। गैर और रक़ीब का जो है दोस्तों, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है। गमज़ा और नज़र जो है ये आपस में भाई होते हैं। मेहर वफ़ा आपस बाप और बेटी का रिश्ता होता है। गैर और रक़ीब का जो रिश्ता है वो बेटी और बाप का है। रिज़्क़ और तौबा का रिश्ता जो है दोस्तों वो बाप और बेटे का है। हुस्न और दिल का माशूक़ा और आशिक़ का, हुस्न और दिल माशूक़ा और आशिक़ का रिश्ता है। बढ़ते हैं दोस्तों। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हमारा पहला होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से दस्तानों के सन तसनीफ़ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। अगर ऐसे सवाल को आप हल कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके यहाँ से 1 नंबर पक्के हो जाते हैं। तसनीफ़ का जो साले तसनीफ़ है, तसनीफ़ का साले इशात है, वो आपको ज़रूर याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इनसे सवालात बनते हैं। कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कभी ज़ुमरे में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे ज़रूर जाते हैं। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा। अब बात करते हैं दोस्तों सबरस को मुल्ला वजी ने 1635 ईस्वी में तहरीर किया था। करबल कथा को फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने 1732-33 में तहरीर किया था। बुस्तानी ख़याल को मीर मोहम्मद तकी ख़याल ने 1757-58 में तहरीर किया था दोस्तों। और बागो बहार को मीर अमन साहब ने 1802 ईस्वी में तहरीर किया था। और बागो बहार के ताल्लुक़ से जो है बताया जाता है दोस्तों कि इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी ने बागो बहार की साले तसनीफ़ जो है बागो बहार के नहीं, रानी केतकी कहानी के ताल्लुक़ से है वो। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ देखिएगा आप जो है वो रानी केतकी कहानी के ताल्लुक़ से जो है इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी ने बताया था कि जो है वो 1808 ईस्वी में जो है लिखी गई है। तो उसके बारे में मेरे जहन में आ गया था। जी, तो जो है बागो बहार को मीर अमन ने 1802 ईस्वी में तहरीर किया था और बागो बहार जो है 1804 ईस्वी में शाये हुई है दोस्तों। और चूँकि यहाँ तसनीफ़ के एतबार से पूछा गया है तो तसनीफ़ के एतबार से हमें यहाँ चलना है। और रानी केतकी के बारे में बात करें तो रानी केतकी की कहानी जो है 1803 ईस्वी में जो है तहरीर की गई है। रानी केतकी की कहानी को इंशाअल्लाह खान इंशा ने 1803 ईस्वी, और इसी के ताल्लुक़ से जो है इम्तियाज़ अली ख़ान अरशी ने कहा था कि यह 1808 ईस्वी में लिखी गई है।
इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक जो है रानी केतकी की कहानी 1808 ईस्वी में लिखी गई है। याद रखिएगा, हो सकता है कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि किसके मुताबिक 1808 ईस्वी में जो है रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। वैसे कहा जाता है, माना यही जाता है 1803 ईस्वी में जो है रानी केतकी की कहानी लिखी गई है। और अब यहाँ देखिएगा फसाने अजायब, तो फिर फसाने अजायब आपका हो जाएगा 1824। तब यहाँ सीक्वेंस देख लीजिए, सबरस 1635, करबल कथा 1732-33, बोस्तान ख्याल 1757-58, बागो बहार 1802, रानी केतकी कहानी 1803 और फसाने अजायब 1824। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 13 की तरफ। झैल के दस्तानों को सने इशात के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ सने इशात के एतबार से बताना है, वहाँ तो सने तसनीफ़ के था, लेकिन यहाँ सने इशात के एतबार से बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सही जवाब तक रसाई कर ली होगी। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा। अब देखिए बागो बहार जो है दोस्तों, बागो बहार के सने इशात 1804 ईस्वी है। और याद रखिएगा दोस्तों, बागो बहार जो है मीर अमन की ज़िंदगी में इसका अंग्रेज़ी हो चुका था। और बागो बहार का तर्जमा जो है डिफरेंट लैंग्वेज में हुआ है, जैसे कि लातीनी ज़बान में भी हुआ है, इसका फ़्रांसीसी ज़बान में भी हुआ है, और जो है मीर अमन की ज़िंदगी में जो है अंग्रेज़ी में भी जो है इसका तर्जमा हुआ था। याद रखिएगा मीर अमन की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जमा हुआ। तो बागो बहार की सनी इशात 1804 हो जाएगी। और फसाने अजायब के बारे में बात करें तो फसाने अजायब 1843 ईस्वी में शाया हुई है, और पहली बार 1843 ईस्वी में शाया हुई और दूसरी बार दोस्तों 1847 ईस्वी में शाया हुई। अब यहाँ सबरस के बारे में बात करें तो दोस्तों सबरस 1932 ईस्वी में शाया हुई, सबरस 1932 ईस्वी में शाया हुई। और मौलवी अब्दुल हक ने इसे दरियाफ्त करके अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 ईस्वी में शाया किया था। याद रखेंगे, सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके अंजुमन तरक्की दक्कन से 1932 में शाया किया था। रानी केतकी के बारे में बात करें दोस्तों तो रानी केतकी की कहानी जो है 1933 ईस्वी में शाया हुई है। और रानी केतकी की कहानी को भी मौलवी अब्दुल हक साहब ने ही शाया किया है, किताबी शक्ल में 1933 ईस्वी में शाया किया है। सबरस को और रानी के सबरस को और रानी केतकी की कहानी को, दोनों किताबों को जो है मौलवी अब्दुल हक ने 1 साल के जो है गैप में जो है शाया किया। सबरस को पहले 1932 ईस्वी में शाया किया, फिर रानी केतकी की कहानी को 1933 ईस्वी में शाया किया। ज़रूर याद रखिएगा, रिलेट करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में बता दिया है। और करबल कथा के बारे में बात करें तो करबल कथा को जो है सबसे पहले प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने 1961 ईस्वी में शाया किया था। किसने शाया किया था? तो प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने 1961 ईस्वी में शाया किया था। और इसकी इशाअत जो है 1965 ईस्वी में भी हुई है दोस्तों, करबल कथा की। जी दोस्तों, तो 1965 ईस्वी में जो है जदीद उसूलों के तहत जो है मालिक राम और मुख्तारुद्दीन साहब ने मिलकर जो इसे मुरतब किया था, जो 1965 ईस्वी में शाया हुई। और ये जो है इदारा तहक़ीक़ात उर्दू पटना की तरफ से जो है ये शाया हुआ है दोस्तों। मालिक राम और मुख्तारुद्दीन वाला जो शाया हुआ है वो इदारा तहक़ीक़ात उर्दू पटना की जानिब से 1965 ईस्वी में शाया हुआ है। और सबसे पहले जो है 1961 ईस्वी में किसने शाया किया था? तो याद रखेंगे प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने, प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने। तो इस एतबार से दोस्तों हमारा दूसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से एक दफ़ा जिक्र कर लेते हैं। बागो बहार 1804 ईस्वी में शाया हुई, फसाने अजायब 1843 में, दूसरी बार 1847 में, सबरस 1932 में, रानी केतकी की कहानी 1933 में और करबल कथा 1961 में। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 14 की तरफ। झैल में कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। पहला बयान है दोस्तों, ये करबल कथा मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में दिल्ली में लिखी गई थी। और दूसरा है कि करबल कथा एक तबाज़ात दास्तान है। तीसरा है करबल कथा मुल्ला वाइज़ हुसैन काशफी की रौज़तुश शुहदा का आज़ाद तर्जमा है। और डी में दिया गया है फजली ने करबल कथा पर नज़र सानी मोहम्मद शाह के अहद में किया था। और ई में दोस्तों फजली ने करबल कथा 22 या 23 साल की उम्र में लिखा था।
जी, तो सही जवाब बता दीजिएगा। सवाल नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा। चौथा हो जाएगा ए, सी और ई। ए, सी और ई हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। करबल कथा मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में दिल्ली में लिखी गई थी दोस्तों। और करबल कथा ये तबज़ात दास्तान नहीं है, इसकी तस्हीह हंसी में की गई है। करबल कथा मुल्ला वाहिद हुसैन काशिफ़ी की रोज़तुश्शुहदा का आज़ाद तर्जमा है, तो इस एतबार से यहाँ बी गलत हो जाएगा। और करबल डी में दिया गया फजली ने करबल कथा पर नज़र सानी मोहम्मद शाह के अहद में किया था, तो नहीं, मोहम्मद शाह नहीं होंगे दोस्तों, ज़रूर याद रखिएगा। मोहम्मद शाह नहीं होंगे, कौन होंगे? तो अहमद शाह होंगे। अहमद शाह के अहद हुकूमत में 1748 ईस्वी में किया था दोस्तों। फजली ने करबल कथा पर नज़रसानी जो है अहमद शाह के अहद में 1748 ईस्वी में किया था, मोहम्मद शाह के अहद में नहीं किया था, तो इस एतबार से यहाँ डी गलत हो जाएगा। और फजल अली फजली ने करबल कथा जो है 22 या 23 साल के उम्र में लिखा था, तो इस एतबार से दोस्तों ए, सी, ई हमारा राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। करबल कथा का ख़ातिमा कितने फ़सलों पर मुश्तमिल है? तो करबल कथा का ख़ातिमा जो है दोस्तों 5 मजलिसों पर, 5 फ़सलों पर मुश्तमिल है। इसमें 12 मजलिसें हैं करबल कथा में। और यहाँ पूछा गया करबल कथा का ख़ात्मा कितने फ़सलों पर मुश्तमिल है, तो 5 फ़सलों पर मुश्तमिल है। अगर आपसे पूछा जाए करबल कथा कितने मजलिसों पर मुश्तमिल है, तो वो इसका जवाब 12 होगा। यहाँ पूछा जा रहा है करबल कथा का ख़ात्मा जो है कितने फ़सलों पर मुश्तमिल है, तो वो 5 हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। करबल कथा के दरियाफ्त का शर्फ इनमें से किसे हासिल है और उसे पहली बार किसने शाये किया था? जी दोस्तों, तो करबल कथा को जो है दरियाफ्त का शर्फ हासिल जो है मुख्तारुद्दीन को, और इसे पहली बार ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मुरतब किया है 1961 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में किसने किसने किया है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि अभी अभी हमने ज़िक्र किया है। आप लिखिए, क्योंकि जो है आप लिखेंगे तो इससे चीज़ें जहन में रहेंगी। चलिए जो बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। करबल कथा में कुल कितनी मनक़बतें शामिल हैं? जी दोस्तों, तो करबल कथा में टोटल 10 मनक़बतें शामिल हैं दोस्तों। करबल कथा में टोटल 10 मनक़बतें शामिल हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। झेल में दर्ज करबल कथा के किस मजलिस का मौजू क्या है, पहचान कर जोड़िए। पूछा जाता है, इनसे भी जो है अक्सर सवालात बनते हैं। इस पैटर्न पे जो है अक्सर जो है सवालात बना है। जी दोस्तों, तो मैं इस सवाल का सही जवाब आपको बता देता हूँ। चौथा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहली मजलिस हो जाएगी आपकी दोस्तों नबी का विसाल। दूसरी मजलिस खैरुन्निसा हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात। तीसरी मजलिस हो जाएगी दोस्तों शाह नजफ़ हज़रत अली की शहादत। और चौथी मजलिस हो जाएगी हज़रत हसन की शहादत। पाँचवीं मजलिस हो जाएगी दोस्तों हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील की शहादत। ये पाँचवीं मजलिस है ना, जो ये अक्सर पूछा जाता है, यही वाला ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। पाँचवीं मजलिस जो है हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील की शहादत। और छठी मजलिस जो है आपका हो जाएगा हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील के दोनों बच्चों की शहादत। तो इससे ज़्यादा सवाल बना है हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील पाँचवीं मजलिस, लेकिन हो सकता है कि मुस्लिम बिन अक़ील के दोनों बच्चे की शहादत वाला पूछ लिया जाए जो छठी मजलिस में है, तो ये याद रखिएगा। पढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 19 की तरफ। फजली ने करबल कथा के ज़्यादातर मजलिसों को किस फ़ारसी मरसिया निगार के फ़ारसी मरसिए के बंद से शुरू किया है? जी, तो फजली ने करबल कथा के ज़्यादातर मजलिसों को जो है दोस्तों वो मुहतशिम के फ़ारसी मुहतशिम जो हैं इनके मरसिए के बंद से शुरू किया है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। इस सवाल का सही जवाब हमारा तीसरा हो जाएगा। सवाल नंबर 20 देखिएगा। झेल में दर्ज करबल कथा के किस मजलिस का मौजू क्या है, शनाख्त करके जोड़िए।
जी, तो 7वीं मजलिस हो जाएगा हज़रत हुसैन का काबा से कोफा का सफ़र और हज़रत और का हाल। और 8वीं मजलिस हो जाएगा दोस्तों, 8वीं मजलिस हज़रत क़ासिम की शादी और शहादत। 9वीं मजलिस हो जाएगी दोस्तों हज़रत अब्बास अली की शहादत। और 10वीं मजलिस हो जाएगी दोस्तों, 10वीं मजलिस हज़रत अली अकबर की शहादत। 11वीं मजलिस हो जाएगी आपकी हज़रत अली असगर की शहादत। और आखिरी यानी 12वीं मजलिस हज़रत इमाम हुसैन की रुखसत और शहादत। तो इस एतबार से चौथा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 21 की तरफ। झेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। पहला बयान है इंशाउल्लाह खान इंशा सआदत अली ख़ान के ज़माने में लखनऊ गए थे। दूसरा इंशाउल्लाह खान आसिफुद्दौला के मुसाहिब थे। तीसरा इंशाउल्लाह खान सआदत अली ख़ान के मुसाहिब थे। और चौथा है इंशाउल्लाह आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ गए थे। पाँचवा है इंशाउल्लाह ने दरियाए लताफ़त सआदत अली ख़ान की फरमाइश पर मिर्ज़ा मोहम्मद क़तील के साथ मिलकर मुकम्मल की थी। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब जो है हो जाएगा हमारा तीसरा, सी डी और ई। सी डी और ई ऊपर को दो छोड़कर बाकी तीसरा सही हो जाएगा। इंशाउल्लाह खान इंशा सआदत अली ख़ान के मसाइब थे। इंशाउल्लाह खान इंशा जो है सआदत अली ख़ान के मसाइब थे, ना कि जो है आसिफुद्दौला के। तो इस एतबार से अभी गलत हो जाएगा। इंशाउल्लाह खान इंशा आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ आए थे, यहाँ दिए गया ए में इंशाउल्लाह खान इंशा सआदत अली ख़ान के ज़माने में लखनऊ आए थे, दिए यहाँ इस एतबार से गलत हो जाएगा। याद रखिएगा इंशाउल्लाह खान इंशा आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ गए थे। और इंशाउल्लाह खान इंशा ने दरियाए लताफ़त जो एक सतफ़ और 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है, जो सआदत अली ख़ान की फरमाइश पर मिर्ज़ा मोहम्मद क़तील के साथ मिलकर मुकम्मल किया था। तो इस एतबार से हमारा तीसरा सी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 22 की तरफ। झेल में दर्ज बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। पहला बयान है रानी केतकी की कहानी मुख्तसर तरीन तर्जमा शुदा नसरी दास्तान है। और बी में है रानी केतकी की कहानी तबाज़ात दास्तान है। सी में है रानी केतकी की कहानी में इंशा ने अरबी फ़ारसी के अल्फाज यानी गैर मुल्की अल्फाज इस सलीक़े से इस्तेमाल किए हैं कि वह मुल्की अल्फाज बन गए हैं। और डी में है इंशा ने रानी केतकी की कहानी में बिल्कुल भी अरबी फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं। और ई में है रानी केतकी के तमाम किरदार मुसलमान हैं। जी दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब तक रसाई कर ली होगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा पहला। सवाल नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, बी और डी। रानी केतकी कहानी ये तबाज़ात दास्तान है। यहाँ ए में दिए गए रानी केतकी कहानी का मुख्तसर तरीन तर्जमा शुदा नसरी दास्तान नहीं है, बल्कि एक तबाज़ात दास्तान है। रानी केतकी कहानी इंशाउल्लाह खान इंशा ने रानी केतकी कहानी में बिल्कुल भी अरबी और फ़ारसी अल्फाज के इस्तेमाल नहीं किए हैं, बल्कि यहाँ कहा जा रहा है सी में रानी केतकी कहानी में इंशा ने अरबी फ़ारसी के अल्फाज के इस्तेमाल किए। तो इस एतबार से यहाँ सी गलत हो जाएगा। याद रखिएगा इंशा ने रानी केतकी कहानी में बिल्कुल भी अरबी और फ़ारसी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया है। और इंशाउल्लाह खान इंशा का एक मशहूर कौल भी है रानी केतकी का ताल्लुक़ से कि ये वो कहानी है जिसमें हिंदी छुट और किसी और बोली का मेल है न पुट। तो याद रखिएगा। और रानी केतकी कहानी के तमाम किरदार मुसलमान नहीं हैं बल्कि हिंदू हैं। तो इस एतबार से दोस्तों हमारा ए ई गलत हो जाएगा और सी ई गलत हो जाएगा। बी डी राइट ऑप्शन पहला होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। सवाल नंबर 23 है दोस्तों, झेल में से कौन किसका क्या है जोड़िए। जी दोस्तों, तो कुंवर ओदे भान और सूरज भान में आपस में इनका रिश्ता बेटा और बाप का होता है। कुंवर ओदे भान बेटा होता है और राजा सूरज भान बाप होता है। चंद्र भान और ओदे भान में जो है दोस्तों आपस में जो है इनका चचा और भतीजा का रिश्ता होता है, चंद्र भान और ओदे भान। रानी लक्ष्मीबास और ओदे भान का आपस में क्या रिश्ता है, तो याद रखिएगा दोस्तों रानी लक्ष्मीबास और ओदे भान का आपस में माँ और बेटे का। रानी लक्ष्मीबास माँ होती है ओदे भान का।
और राजा इंद्र और महेंद्रगढ़ में आपस में रिश्ता है दोस्तों दोस्त का। राजा इंद्र और महेंद्रगढ़ जो है ये एक दूसरे के दोस्त होते हैं। और रानी केतकी और औदेबान के आपस में रिश्ता माशूका और आशिक का है। रानी केतकी और औदेबान एक दूसरे के आशिक और माशूक हैं। तो इस एतबार से दोस्तों सवाल नंबर 23 का सही जवाब हमारा पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। झेल में चंद किरदार और उनके रिश्ते दिए गए हैं। किरदारों के एतबार से रिश्ते शामिल कीजिए। जी दोस्तों, तो रानी केतकी और जगत प्रकाश का जो है आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा आपका बेटी और बाप का। रानी केतकी और कामलता बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, डायरेक्ट पूछा जाता है। यहाँ तो ज़ुमरे में दिए गया है, तो यहाँ भी याद रखिए, ज़ुमरे वाला भी और डायरेक्ट वाला दोनों याद रखिए कि दोनों पूछा जाता है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको ज़ुमरा और डायरेक्ट वाला भी आ जाएगा। जी, तो रानी केतकी और कामलता का जो है आपस में जो है दोस्तों बेटी और माँ का होता है। रानी केतकी बेटी होती है रानी कामलता के। रानी केतकी और मदनबान में आपस में जो है रिश्ता है सहेलियाँ। रानी केतकी और मदनबान आपस सहेलियाँ होती हैं एक दूसरे की, जो कि महेंद्र और जगत प्रकाश का आपस में रिश्ता होता है गुरु और चेला का। तो इस एतबार से हमारा राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 25 की तरफ। आज का ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा दोस्तों। आज की क्लास का ये हमारा आखिरी सवाल है और कल भी जो है यूनिट 5 का मॉक टेस्ट लगाएंगे। कल परसों 2-3 दिन क्लास चलेगी यूनिट 5 में, क्योंकि यूनिट 5 थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें दास्तान भी है और ड्रामा भी है। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 25 है, झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हमारा आ जाएगा ए और बी। दरियाए लताफ़त, लताइफ़ुस्सादत, सिल्के गौहर, तुर्की, रोज़नामचा, इंशाउल्लाह खान इंशा की तसानीफ़ हैं। इसके अलावा गुलज़ारे सुरूर, शगुफ़ाए मोहब्बत, शबिस्तान सुरूर, शरर इश्क़, सुरूर सुल्तानी, इंशाए सुरूर, रजब अली बैग सुरूर की तसानीफ़ हैं। ए और बी, ए वाला जो ज़ुमरा है वो इंशाउल्लाह खान इंशा का है, बी वाला जो तसानीफ़ का ज़ुमरा है वो रजब अली बैग सुरूर का है। अगर यहाँ सी में देखते हैं तो रजब अली बैग सुरूर का फसाना जायब हो जाएगा और गंज को भी मीर अमन का हो जाएगा। तो इस एतबार से यहाँ सी गलत हो जाएगा। बागो बहार अगेन मीर अमन का है और ताजुल हक़ाइक़ मुल्ला वजही साहब का है। ताजुल हक़ाइक़ जो है मुल्ला वजही साहब का है, मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। तो इस एतबार से हमारा डी भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए बी पहला। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।